लोहड़ी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक बहुत खुशी का मौका है हम सब के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए ख़ास तौर पर। शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्व का मुद्दा है। और आदमपुर के चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने लगातार आदमपुर के गांव-गांव में ये वादा किया कि आम आदमी पार्टी की जब भी सरकार आएगी, हम सारे सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने का काम करेंगे। सरकार 2024 का प्रश्न है, लेकिन हमने जो आदमपुर चुनाव के दौरान जैसी स्थिति देखी गांव की, वहाँ एक एक गांव में ऐसे बच्चे थे जहाँ 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के बच्चे भी ठीक से हिंदी और अंग्रेज़ी नहीं पढ़ पा रहे थे। तो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स के दिल को वो बात छू गई और उन्होंने एक इनिशिएटिव लेते हुए, उमेश शर्मा जी, भूपेंद्र बेनीवाल जी, एक इनिशिएटिव लेते हुए इनके लीड में तमाम वॉलंटियर्स ने आपकी पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया है। ढंडूर गांव में ये आपकी पाठशाला का कार्यक्रम शुरू किया गया है। आज उसका ऑफिशियल उद्घाटन हम लोगों ने किया, शुरुआत उसकी की। और पिछले 13 दिन में रजिस्ट्रेशन के दौरान जो एक सबसे सुकून देने वाली बात है कि गरीब माँ बाप के करीब 130 बच्चे इस आपकी पाठशाला का हिस्सा बन चुके हैं, जिसमें हम बच्चों की हिंदी और अंग्रेज़ी की रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने का काम करेंगे। हमने जब इन सारे बच्चों को एंगेज किया तो बड़ा आश्चर्य होगा आपको ये सुन करके कि तीसरी से छठी क्लास के करीब 70 बच्चे ऐसे थे जिनको ना हिंदी पढ़नी आती थी, ना अंग्रेज़ी पढ़नी आती थी, ना हिंदी ठीक से लिख पा रहे हैं, ना अंग्रेज़ी ठीक से लिख पा रहे हैं। और कुल मिलाकर 130 बच्चों की रीडिंग और राइटिंग स्किल्स का बहुत ही बुरा हाल था। उनमें से सिर्फ 4 बच्चे ऐसे हैं 130 में से जो ठीक से थोड़ा बहुत पढ़ या लिख पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को सुधारने के लिए ये इवनिंग क्लासेस, इसको आप नाम दे सकते हैं, गांव में ही शुरू की गई है। गांव के ही जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको गाइड के तौर पे एंगेज किया गया है, साथ ही हमारे ट्रेंड स्टाफ भी वहाँ पर रहता है। और इस तरीके का इनिशिएटिव लिया गया है कि कम से कम जो ग्राउंड वर्क है, इन बच्चों को पढ़ने और लिखने की क्षमता जो है वो डेवलप की जा सके। आगे आगे आपकी पाठशाला के लिए बहुत सारे और वॉलंटियर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं। आगे हम इनको और भी गाँव में आपकी पाठशाला को और पूरे हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में इसको हम एक्सटेंड करेंगे। जहाँ जहाँ वॉलंटियर्स इंटरेस्टेड होंगे, जहाँ जहाँ गांव के लोग इंटरेस्टेड होंगे, वहाँ वहाँ आपकी पाठशाला का बेस बढ़ाया जाएगा। कोशिश हमारी ये है कि 2024 के लिए आम आदमी पार्टी पूरे प्रयत्न में है कि हरियाणा के अंदर सरकार बनाई जाएगी। कोशिश हमारी ये है कि जब तक सरकार बने और प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर सरकारी स्कूल आम आदमी पार्टी की सरकार बना सके, तब तक इन बच्चों के लिए बेस बनाने का काम किया जा सके और गांव वालों को भी एक उदाहरण दे करके समझाया जा सके कि कैसे अगर मेहनत की जाए और लगन से इन बच्चों के साथ काम किया जाए तो गरीब माँ बाप के बच्चे भी जो सरकारी स्कूल में आज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ 6 घंटे की पढ़ाई में भी वो चीज़ हासिल नहीं कर पा रहे हैं जिसको मात्र 1 या 2 घंटे की इवनिंग क्लासेस में बहुत आसानी से हासिल किया जा सकता है। हमारा लक्ष्य ये है कि अगले 1 साल के दौरान इन सारे बच्चों की रीडिंग और राइटिंग एबिलिटीज़ को दुरुस्त किया जाए और जिस लेवल में, जिस भी क्लास में ये हैं, इनको उस लेवल तक पहुंचा दिया जाए। वहाँ तक जितना हिंदी और अंग्रेज़ी इनको पढ़नी आनी चाहिए वो पढ़नी आ सके या अपने कोर्स की किताबें पढ़ सके। ये लक्ष्य लेकर के आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स का ये इनिशिएटिव आपकी पाठशाला शुरू किया गया है। आज इसका पहला सेशन था जिसमें 130 बच्चे तो पहुँचे ही थे, उनके माँ बाप भी पहुँचे थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बच्चों का हुआ। बहुत सुकून मिला ये देख करके कि बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं ये सारे गरीब बच्चे भी। और कई बार ये ईर्ष्या भी होती है ये देख करके कि दिल्ली में बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है, गरीबों के बच्चों को इतनी अच्छी पढ़ाई मिल रही, इतने अच्छे स्कूल्स मिल रहे हैं और हमारे हरियाणा के बच्चे उससे कहीं ना कहीं महरूम हैं, कहीं ना कहीं उनको वो शिक्षा नहीं मिल पा रही जिसके वो हकदार हैं। तो ये देख करके दुख होता है और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है कि इनके लिए कभी हम ऐसे स्कूल्स और अस्पताल बनाने के लिए सिस्टम में परिवर्तन ला सकें, उसके लिए हम सारे कार्यकर्ता मेहनत करने का मन करता है। तो ये सबसे आज का महत्वपूर्ण टॉपिक था। दूसरी बात जो कि बेहद महत्वपूर्ण है वो है दूरदर्शन केंद्र हिसार। जिस तरह से सरकार की अनदेखी के चलते हरियाणा सरकार जिस तरीके से आंख बंद किए हुए है और केंद्र सरकार इस हिसार सेंटर को बंद करना चाहती है, मुझे लगता है कि ये एक सांस्कृतिक केंद्र बिंदु हरियाणा का ये दूरदर्शन केंद्र धीरे धीरे बन गया था और वो इस तरीके से उसको अचानक से बंद किया जाना वो कहीं ना कहीं हमारे सांस्कृतिक ढांचे पर प्रहार है। हिसार की पहचान बन चुके इस दूरदर्शन केंद्र को बंद किए जाने के हम खिलाफ हैं। हम आज वहाँ धरने पर भी गए और अपना समर्थन जो कर्मचारी वहाँ पर बैठे हुए हैं उनको देकर के आए। समाज के सभी वर्गों से
हम ये अपील करते हैं कि इस मुहिम को समर्थन आप सब लोगों को करना चाहिए और इस केंद्र को बचाना चाहिए। और देखिए किस तरीके का एक हास्यास्पद स्थिति बन गई है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2002 में स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी इसका उद्घाटन करके गई थी, इस केंद्र का, इसकी एक तरीके से शुरुआत करके गए थे। और ये कहते हैं कि अपने बाप दादा का जो कमाया हुआ है उसको बच्चों को और बढ़ाना चाहिए, उसको और आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन देखिए कैसी बदकिस्मती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, इनके पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू किए गए संस्थान को बंद किया जा रहा है, यहाँ उसके शटर डाउन किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ चौधरी देवीलाल जी जो प्रधानमंत्री रहे, हरियाणा की पहचान भी रहे, हरियाणा का नाम भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उन्होंने खूब ऊपर लेकर के गए, उनके पड़पोते आज उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उसके बावजूद उनकी स्मृति में शुरू की गई ये संस्थान उनको समर्पित, इस संस्थान को आज बंद किया जा रहा है और वो चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। तो सवाल ये है कि मनोहर लाल खट्टर जी जो ये कहते हैं मैं भारतीय जनता पार्टी की कोर विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, वो अपनी पार्टी द्वारा शुरू किए गए संस्थान को बंद करने पे चुप्पी साधे हुए हैं। दुष्यंत चौटाला जी जो ये कहते हैं कि वो अपने दादा परदादा पर उनको गर्व है और उन्होंने बहुत नाम कमाया है और उसी विरासत को लेकर के वो चल रहे हैं, उनके पड़पोते होने के बावजूद अपने परदादा की स्मृति में ये जो केंद्र है उसको क्यों नहीं बचा पा रहे हैं, उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं, ये मूक दर्शक क्यों बने हुए हैं। और हमारी अपील है केंद्र सरकार से कि इस सेंटर को बंद नहीं किया जाए। ये हरियाणा की, ये हिसार की पहचान है। और सबसे दुखद ये है कि आज जब मुझे वहाँ बताया किसी ने, जब हम धरने पे बैठे हुए थे, कि जो हमारे स्थानीय विधायक हैं उनको जब ये बात कही गई तो उनको कहा गया कि उनको इस समस्या के बारे में जानकारी नहीं है। तो बेहद दुखद है कि आप जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको अगर इस समस्या के बारे में जानकारी नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है कि मनोहर लाल खट्टर जी को किसी ने गुमराह किया होगा, किसी ऑफिसर ने गलत फीडबैक दिया होगा, जिसकी वजह से उनको इस विषय के बारे में जानकारी नहीं दी गई या फिर उनको इस पर कुछ एक्ट करने से मना किया गया। मैं मनोहर लाल खट्टर जी से अपील करता हूं कि अब भी अगर मीडिया के माध्यम से आपके संज्ञान में ये चीज़ आ गई है, ये हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर है, बड़े बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर बहुत खर्च करती है भारतीय जनता पार्टी सरकार, उसको इस धरोहर को बचाना चाहिए। और दशकों में ऐसे संस्थान मेहनत के बाद तैयार होते हैं, इनको इस तरीके से बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। अब आप कोई सवाल पूछ सकते हैं। सर, जैसा कि आपकी पाठशाला का आपने बताया, जो आप मॉडल क्या अपना रहे हैं, यानी कि एक तो सीधा है कि कोई भी आओ एजुकेशन लो, या फिर भी जो समर्थ हैं वो फीस दे पाएँ, या सभी के लिए फ्री है, कैसा क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी की मूल विचारधारा में ये सवाल है कि हम शिक्षा के व्यापारीकरण के सख्त खिलाफ हैं और अच्छी और इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए हर किसी को, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। तो आपकी पाठशाला ठीक उसी मॉडल पर, ठीक उसी तरीके की विचारधारा पर स्थापित है। किसी बच्चे से कोई फीस यहाँ पर नहीं ली जाती है। सब जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में योगदान करके इस आपकी पाठशाला को चला रहे हैं। और यहाँ पर सभी बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, जो पुस्तकें भी जिनको जो नहीं ले पाते, उनको जो हम हिंदी और अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है उसकी किताबें भी और उनको और सहायता भी मुफ्त दी जाती है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उसका खर्च वहन करते हैं। और ये इसलिए शुरुआत की जा रही है ताकि पेरेंट्स को कम से कम फ़र्क पता लगे कि अच्छी शिक्षा मिलने से कैसे उनके बच्चे एक्सेल कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को, गरीब माँ बाप को ये लगता है कि ये पढ़ाई शायद हमारे लिए बनी नहीं है, ये पढ़ाई शायद अमीर लोगों के बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलती है, ये उन्हीं के लिए बनी है। तो हम उनको ये भी बताना चाहते हैं कि गरीब से गरीब बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं अगर उनके पास वो साधन संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। वो आपकी पाठशाला के ज़रिए हमारा एक प्रयास। कैसा आपको जो गाँव के अंदर आप जा रहे हैं, पाठशाला का रिस्पॉन्स जो गांव के निवासी हैं उनसे कैसे? देखिए, मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस। अगर 13 दिन के रजिस्ट्रेशन में 130 बच्चे, जहां खट्टर सरकार ये कहती है, मनोहर लाल खट्टर जी ये कहते हैं कि स्कूलों में बच्चे कम हो गए हैं इसलिए हम सरकारी पाठशालाओं को बंद कर रहे हैं, तो उस झूठ को बेनकाब कर दिया ढंढूर के गाँव वासियों ने, जब 13 दिन के अंदर 130 बच्चों ने आपकी पाठशाला में आना शुरू कर दिया है। मैं आप सबको भी आमंत्रित करता हूँ कि जब ये पाठशाला चल रही हो तो आप वहाँ जाकर के बच्चों के उत्साह, बच्चों के टैलेंट को देखिए। कम से कम संसाधनों में कैसे हम आज के दिन, कोई सरकार तो है नहीं, कोई बहुत बड़े संसाधन आम आदमी पार्टी के पास है नहीं, लेकिन कम से कम संसाधन में भी कैसे क्वालिटी एजुकेशन उनको देने का प्रयास किया जा रहा है और गांव के ही पढ़े लिखे बच्चों को एंगेज किया जा रहा है, वो एक देखने लायक मॉडल है।
इसको हम जगह जगह पर रेप्लिकेट करेंगे। गाँव जहाँ जहाँ गाँव से इसकी डिमांड आएगी वहाँ पर हम इसको फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि ये एक रोल मॉडल बनेगा और कम से कम जो पेरेंट्स हैं उनकी एक उम्मीद जगेगी कि जिस दिन भी आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी उस दिन सारे संसाधन उपलब्ध होंगे और एक शानदार शिक्षा व्यवस्था हम बना सकेंगे हरियाणा के अंदर। सर, ग्रामीण परिवेश को अगर हम देखें तो वहाँ पे मोस्टली जो बच्चे हैं वो ऐसे रहते हैं, सही से हिंदी भी नहीं बोल पाते। मैं सबका नहीं कहता, लेकिन 80 से 90% जो है हिंदी भी नहीं बोल पाते। जबकि अगर वो कहीं नौकरी के लिए जाएंगे तो उनको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी ठीक ठाक आनी चाहिए। तो इस चीज़ को आप कैसे सुधारने की कोशिश करेंगे? क्या इसको मॉडल को? मैंने उसका असेसमेंट आपको बताया। हमने ये असेसमेंट करने की कोशिश की तो 130 बच्चों में से 70 बच्चे ऐसे हैं जो तीसरी से छठी क्लास के बीच में आते हैं और वो सामान्य ABCD को भी, क ख ग घ को भी नहीं पढ़ और लिख पाते हैं। तो ये स्थिति है जिसमें आप क्लास बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। 6-6 घंटे सरकारी स्कूल में बिता करके आते हैं ये बच्चे, कहीं जाते हैं कहीं नहीं जाते हैं क्योंकि कोई टीचर ही नहीं है वहाँ पे। तो इन बच्चों को शिक्षा से रूबरू कराना, कम से कम अपनी किताबें ये खुद पढ़ सकें और इस स्थिति में पहुँच सकें कि अगर इनको सरकार का समर्थन नहीं भी मिल रहा है, सरकार से संसाधन नहीं मिल रहे हैं, किताबों के ज़रिए अपना ज्ञान अर्जित करने की कोशिश कर सकें, कम से कम एक बेस बन सके, इनका जीवन बर्बाद ना हो। ये कोशिश इस आपकी पाठशाला के ज़रिए की जा रही है। और ये असेसमेंट अपने आप में आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी पोल खोलता है कि 130 बच्चों में से कोई भी हिंदी अंग्रेज़ी, 4 बच्चे मैंने आपको बताया हिंदी और अंग्रेज़ी, जो बेसिक हिंदी अंग्रेज़ी उसको पढ़ पाते हैं, उसके अलावा कोई नहीं पढ़ पा रहा है। और 70 बच्चे ऐसे हैं जो कि क ख ग घ ABCD भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहे और तीसरी से छठी क्लास के ये बच्चे हैं। तो मुझे लगता है कि ये पोल खोलता है हरियाणा में जिस तरीके की शिक्षा व्यवस्था है। और इसीलिए मैं आप सबको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप भी जब भी समय मिले आप लोगों को, आप जाएं और इस इनिशिएटिव को लोगों तक पहुंचाने का भी काम करें और खुद भी ये देखने का प्रयत्न करें कि कैसे आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है अगर शिक्षक मौजूद हों, अच्छी शिक्षा व्यवस्था देने की कोशिश की जाए। सर, जैसा कि सरकारी टीचर कोई लग जाते हैं तो हालांकि वो मच एजुकेटेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स होते हैं उनके मुकाबले में, और उसके बावजूद इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद सरकारी स्कूल का जो रिज़ल्ट है वो हरियाणा में हमेशा कम रहता है। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? इसके पीछे मुझे राजनीतिक इच्छा शक्ति का फेलियर नज़र आता है, क्योंकि यही सरकारी टीचर्स आज से कुछ साल पहले दिल्ली में भी यही शिकायतें रहती थी पेरेंट्स की, इसी तरीके से स्कूलों के रिज़ल्ट आते थे, ऐसी ही शिक्षा व्यवस्था थी। जब सरकार दुरुस्त हो, जब सरकार की प्रायोरिटी हो कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, देश का भविष्य बनाना है, तो दिल्ली के अंदर कैसे आमूलचूल परिवर्तन हुआ शिक्षा व्यवस्था में वो सारी दुनिया ने देखा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि कई बार ईर्ष्या भी होती है कि दिल्ली के लोगों को वो शिक्षा व्यवस्था मिल पा रही है और हरियाणा के लोगों को अभी भी वो शिक्षा व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। और इसलिए और मेहनत करने का मन करता है कि एक दिन ऐसा है कि हम वो बदलाव हरियाणा के अंदर भी ला सकें, वो शिक्षा व्यवस्था यहाँ के गरीब से गरीब बच्चों को भी दे सकें। वो अपने आप परिवर्तित हो जाता है जब राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है, जब टीचर्स को काम करने का माहौल दिया जाता है। दिल्ली के अंदर किसी भी जो सारी ड्यूटीज़ आप देखते हैं, चाहे वो कोई सर्वे होना हो, चाहे कोई भी और ड्यूटी हो, तो टीचर्स को लगा दिया जाता है वहाँ पर। दिल्ली के अंदर हमने पहला नियम ये बनाया कि टीचर पढ़ाने का काम करेगा, सिर्फ उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। और इसलिए वहाँ पर टीचर्स को भी ये लगा कि उनको ओवरबर्डन करके उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, बल्कि शिक्षा जिसके लिए वो आए थे स्कूल में, जिसके लिए उन्होंने जॉब ली थी, वो उनको कर्म करना है और उस पर वो मेहनत से जुटते भी हैं, उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है। बीजेपी वहाँ भी रोकने का प्रयत्न करती है हर तरीके से। दिल्ली के अंदर भी अब जो शिक्षकों को हम विदेश भेजते थे ट्रेनिंग लेने के लिए, उस कार्यक्रम को रोक दिया गया है LG के आदेश के द्वारा। बार बार बीजेपी हर्डल डालने की कोशिश करती है और मुझे लगता है हम इसीलिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शायद गरीब के बच्चों को अनपढ़ रखना चाहती है, उनके लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था की विरोधी है। और वही चेहरा हरियाणा में भी नज़र आता है, दिल्ली में भी नज़र आता है। हम वहाँ भी लड़ाई लड़े, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, हम यहाँ भी लड़ाई लड़ेंगे, जो करना पड़ेगा करेंगे, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतज़ाम करेंगे। आया भी कि किस तरह से अलग अलग स्टेट्स के जो एडवर्टीज़मेंट्स हैं वो दिल्ली के अखबारों में आते हैं, किस तरीके से एक राज्य के जो इश्तिहार हैं वो दूसरे राज्यों में आते हैं, लेकिन किसी को भी आज तक इस तरीके का नोटिस नहीं भेजा गया होगा। तानाशाही तरीके से सरकार चलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चुनी हुई सरकार होने के बावजूद दिल्ली में LG जिनको कि अपॉइंट किया गया है वहाँ पर, वो मनमाने तरीके से आदेश पारित करते हैं, अधिकारियों के थ्रू कोई भी आदेश पारित करवाते हैं। जो अधिकार है दिल्ली की सरकार का, चुनी हुई सरकार का, वो आदेश भी LG के ऑफिस से जारी हो रहे हैं। इसको लेकर के दिल्ली के लोगों में भारी रोष है, नाराज़गी है। और अगर दिल्ली के लोग, जो भारतीय जनता पार्टी जो नहीं करती उसका भी प्रचार और बखान करती है, अगर दिल्ली के लोग और दिल्ली की सरकार जो अच्छा काम कर रहे हैं
उसको भी अगर दूसरे राज्यों तक या सब जगह तक उसका प्रचार करें तो उसमें मुझे कोई खामी नज़र नहीं आती, क्योंकि अच्छे को देख के अच्छा बना जा सकता है और बुरे को दिखा करके बुरा बना जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी शायद ये चाहती है कि जो अच्छाइयाँ हैं दिल्ली के मॉडल की वो दुनिया ना देख पाए, वो लोगों तक ना पहुंच पाए, इसलिए ये आर्बिट्रेरी तरीके के आदेश जारी किए जा रहे हैं। हम इनसे घबराते नहीं हैं, लीगल तरीके से जो सामना करना होगा करें। गवर्नमेंट टीचर्स सर जो रहते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? क्या पॉलिसी में बदलाव होना चाहिए कि वो अच्छा परफॉर्म करें या बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं? देखिए, मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में कहा कि पहली इसकी जो गारंटी हो सकती है अच्छी शिक्षा की, वो है राजनीतिक इच्छा शक्ति। जब तक सरकार चाहती नहीं है कि बच्चे पढ़ें, जब तक सरकार कोई बहाना ढूंढ रही है कोई ना कोई सरकारी स्कूलों को बंद करने का, तब तक शिक्षकों को ये लगेगा ही नहीं कि ये सरकार हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहती है। तब तक शिक्षकों को ये लगेगा कि वो उनको एक नौकरी मिल गई है, उनको सिर्फ समय काटना है किसी न किसी तरीके से, और राजनीतिक जी हुजूरी करके उनको किसी न किसी तरीके से खुश रखना है अपने बॉसेस को। तो वो एक साधन बन जाता है अपनी सरकारी नौकरी में समय काटने का। अगर वो सब लोग शिक्षक बनना चाहते थे, इसलिए वो इस फील्ड में आए थे, वो बहुत अच्छी शिक्षा बच्चों को दे सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं सारे सरकारी स्कूल के टीचर्स, क्वालिफिकेशंस हैं उनकी प्राइवेट स्कूल के टीचर्स से कहीं ज़्यादा बढ़िया। अगर उनको माहौल दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, सरकार द्वारा भरोसा दिया जाए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की तरह हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था भी बदल सकती है। सर 2024 को लेकर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ जाएगी या फिर बीजेपी के साथ, या फिर सेकंड फेज में अपना अलग मंच बनाकर अखिलेश जी के साथ, एम के स्टालिन के साथ क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी अब पूरे देश में एक विकल्प के तौर पर उभर करके आई है। आम आदमी पार्टी तीसरी नेशनल पार्टी के रूप में, जिसकी प्रेजेंस अब देशव्यापी संगठन हमारा हर राज्य में लगभग मौजूद है, हम एक तीसरी राजनीतिक नेशनल पार्टी बन करके उभरे हैं। और 10 साल के समय में आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनी है। कुछ पार्टियां क्लेम करती हैं, लेकिन अगर आप उनका इतिहास देखेंगे तो वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से टूट करके किसी बड़े नेता के द्वारा बनाई गई पार्टियां हैं, जो कि वो बेस अपना ले करके आए, जो कि उनको राष्ट्रीय पार्टी बना सकता था। आम आदमी पार्टी आज से 10 साल पहले शुरू हुई तो कोई राजनीतिक इतिहास नहीं था। इनको शुरू करने की शुरुआत जिसने की, अरविंद केजरीवाल जी ने, उनका भी कोई राजनीतिक इतिहास नहीं था, परिवार में भी कोई राजनेता नहीं था। वहाँ से शुरू करके 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी है, यंगेस्ट पार्टी है, और देश में अब राष्ट्रव्यापी विकल्प के तौर पर है। हम किसी गठबंधन में विश्वास नहीं करते, हम लोगों के गठबंधन में विश्वास करते हैं, और अरविंद केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की विचारधारा के दम पर, अपने दम पर हर चुनाव लड़ेंगे। राहुल जी कह रहे हैं कि जब से भारतीय जोड़ो यात्रा शुरू करी है सारी पार्टियों को पसीने आए हुए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर अगर मैं कम से कम बात करूं तो भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप रही है। पानीपत रैली से लेकर के और हरियाणा के बाहर जाने तक मुट्ठी भर लोगों के साथ राहुल गांधी जी और भूपेंद्र हुड्डा जी, वहाँ भी गुटबाजी नज़र आती रही। उसमें भी पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हरियाणा में किसी तरीके से कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाया जाता रहा कि किसी तरीके से सारे नेताओं को एक मंच पर ले आएँ। कभी किसी की टांग टूट जाती है, कभी किसी को कोई परेशानी हो जाती है, कभी किसी को कोई ज़रूरी काम आ जाता है। ये पूरी यात्रा एक मखौल बन के रह गई, सारे नेताओं को एक मंच पे नहीं ला पाए राहुल गांधी आखिरी समय तक। यही मुहिम चलती रही, और जब उनसे पूछा गया कि कौन नेतृत्व करेगा 2024 के चुनाव में, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, वो इस सवाल से बच करके अलग हट गए। जबकि यहाँ पर ये प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है कि भूपेंद्र हुड्डा जी चेहरा होंगे, यानी कांग्रेस के अंदर भी अभी इस बात को लेकर सामंजस्य नहीं है कि कौन उनका चेहरा होगा, कौन उनका नेतृत्व होगा, कौन नेता है, कौन किसको पीछे चलना है सिपाही के तौर पे, अभी वही सामंजस्य नहीं है। तो भारत जोड़ो तो बहुत आगे की कड़ी है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को पहले कांग्रेस जोड़ो के साथ शुरुआत करनी चाहिए थी। और जिस वक्त राहुल गांधी जी हरियाणा से यात्रा निकाल रहे थे, बहुत सारे उनके युवा साथी कई जगहों पर आम आदमी पार्टी में भी शामिल हुए और कांग्रेस छोड़ करके दूसरे दलों में भी गए। तो मुझे लगता है कि पहले अभियान ये चलाएं कि अपने साथियों को जोड़ सकें, उसके बाद देश जोड़ने की अच्छी मुहिम है। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं ऐसी किसी भी यात्रा के लिए या किसी भी ऐसे कार्यक्रम के लिए, लेकिन उससे पहले अपने संगठन को जोड़ने का प्रयास करें ताकि लोगों को उनकी बात पर यकीन हो सके।